नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार मिठारवाल। पिछले वीडियो में हमने संघ राज्य संबंध के विधायी संबंधों के ऊपर चर्चा की थी। आज का अपना टॉपिक होगा संघ राज्य संबंध प्रशासनिक या कार्यपालक संबंध। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो कार्यपालक और प्रशासनिक संबंधों का जो वर्णन किया जाता है, हमारे संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद 256 से 263 के बीच किया गया है। हमने पढ़ा था कि संविधान के भाग 11 में ही विधायी संबंधों का उल्लेख भी किया गया था और इसी भाग में प्रशासनिक संबंधों का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के बीच किया गया है। भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है, भारतीय संसद को विधि निर्माण के क्षेत्र में जो अधिकार प्राप्त है उन्हीं क्षेत्रों पर कार्यपालिका को निर्णय का अधिकार है। ऐसे ही राज्य सूची के विषय पर भी अधिकार है। तो इसी के तहत केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों को भी बांटा गया है। अनुच्छेद 256 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वह संसद की विधियों को मान्यता दे और अपने राज्य के अंदर उन्हें लागू करे। तो जब भी संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, राज्य सरकार अनुच्छेद 256 के तहत उन विधियों को मान्यता देती है, अपने राज्य में लागू करती है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 257 में ये उल्लेख किया गया है, केंद्र सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को विभिन्न क्षेत्रों में निर्देश देता है और राज्य सरकारें उन निर्देशों का पालन करता है। ऐसे विषयों के क्षेत्र में जो संघ और राष्ट्र दोनों को प्रभावित करते हों, अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा बार बार निर्देश दिया जाता है, उनका पालन नहीं किया जाता, तो केंद्र सरकार उन राज्यों में अनुच्छेद 356 भी लागू कर देता है। संचार साधनों के क्षेत्र में निर्देश दे सकता है, रेल संरक्षण के संबंध में भी निर्देश दे सकता है। तो अनुच्छेद 257 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है। ऐसा ही निर्देश हमने हाल ही में देखा कि केंद्र सरकार ने पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार को निर्देश दिया कि पश्चिमी बंगाल में आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं लागू हुई, किसान निधि योजना क्यों नहीं लागू हुई, कितने लोग पश्चिमी बंगाल में जो विवाद हुए उसमें कितने लोगों की जान गई, इनके संबंध में उन्होंने रिपोर्ट मांगी। तो ये अनुच्छेद 257 के तहत ही ऐसा किया गया और इस अनुच्छेद का बार बार केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। इसके बाद आता है अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258 में राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों तक कर सकता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं उन शक्तियों को राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। यह काम राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 258 के तहत। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 258 के। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल संघ सरकार की सहमति से अपने राज्य सरकार या किसी अधिकारी को सशर्त या बिना शर्त कोई कार्य सौंप सकता है जिसकी पालना सुनिश्चित कर सकता है। यह है अनुच्छेद 258 के तहत। इसके साथ साथ अनुच्छेद 260 में ये उल्लेख किया गया है, भारत की सरकार या भारत की संघीय कार्यपालिका किसी दूसरे देश से संधि या समझौते करके या करार करके उस देश की विधायी कार्यपालिका और न्यायिक क्षेत्र अपने ऊपर ले सकती है या उस क्षेत्र में वो कार्य कर सकती है। अगर कोई देश अपने देश का शासन चलाने में असमर्थ होता है तो ऐसी स्थिति अनुच्छेद 260 के तहत भारत से करार कर सकता है और भारत की संघीय कार्यपालिका या यहाँ की संसद विधायी कार्यपालिका और न्यायिक
शक्तियां अपने ऊपर लेके वहां का शासन संचालित कर सकती है। यह उल्लेख अनुच्छेद 260 में किया गया है। अनुच्छेद 261 में उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक कार्यों अर्थात संघ सरकार के या राज्य सरकार के द्वारा जो भी सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं उनको एवं अभिलेख जो जारी किए जाते हैं और न्यायालयों द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं या जो कार्यवाही की जाती है उन्हें राज्य में पूर्ण मान्यता दी जाती है। इसका कहीं कोई उल्लंघन या उपेक्षा नहीं होती। इसके साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 262। अनुच्छेद 262 में ये उल्लेख किया गया है संसद नदी जल गाठी जल आदि के संबंध में समय समय पर संसद विधि बनाती है, कानून बनाती है तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी जल से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो संसद द्वारा ही उसे सुलझाया जाता है या ये शक्ति अंततः संसद के पास है। संसद ने नदी जल संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए एक अधिनियम लाई, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि विभिन्न राज्यों के बीच नदियों और दोनों के जल के बंटवारे को लेकर बार बार जो विवाद हो रहे हैं उनके निराकरण के लिए यह अधिनियम संसद के द्वारा लाया गया। वर्तमान सरकार ने इस अधिनियम में 2019 में संशोधन किया। इस अधिनियम के तहत ही संसद समय समय पर विभिन्न नदियों के जल के लेकर जो विवाद होते हैं उसके समाधान के लिए एक अभिकरण गठित करती है जिसे न्यायाधिकरण भी कहते हैं, जल विवाद न्यायाधिकरण। ये कार्य भी संसद के द्वारा ही अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत ही किया जाता है। संसद के द्वारा पहला जल विवाद अभिकरण नर्मदा नदी जल के विवाद को लेकर 1969 में किया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि पहला जल विवाद अभिकरण कब बना, कौन सी नदी के विवाद को लेकर बना, नदी जल विवाद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, नदी जल विवाद के संबंध में अंतिम शक्ति किसके पास है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कब बना, ये तमाम प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत में आज भी अनेक नदियों के जल को लेकर विवाद चल रहा है, जिनमें प्रमुख है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के जल को लेकर भी आज विवाद चल रहा है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच। इसके साथ ही नर्मदा नदी के जल को लेकर भी विवाद चल रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। इसके साथ साथ कावेरी नदी विवाद जो सबसे प्रसिद्ध है, जो नदी जल विवाद में सबसे प्रमुख समस्या है, जून 1990 में ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच कावेरी जल के विवाद को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। इसी संघर्ष के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया था उसी समय कर्नाटक ने तमिलनाडु के लिए पानी नहीं छोड़ा तो तमिलनाडु सरकार ने अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार से मांग की कि कावेरी नदी जल का पानी हमें दिया जाए, इसके लिए कर्नाटक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो तमिलनाडु की सरकार ने अनुच्छेद 256 का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि कावेरी नदी जल के पानी को लेकर कर्नाटक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसी प्रकार यमुना नदी विवाद भी हरियाणा यूपी के मध्य चल रहा है। इसी प्रकार सतलज व्यास नदी के पानी को लेकर भी विवाद चल रहा है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच। तो ये मुख्य नदी जल जो विवाद हैं वो मैंने इसमें नोट कर दिए। इन्हीं विवादों के संबंध में बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार सीमा को लेकर भी राज्यों के बीच आपसी विवाद स्वतंत्रता से लेकर आज तक आपसी विवाद चल रहा है। भूभाग को लेकर विवाद चल रहा है। इसमें जो प्रमुख सीमा विवाद है राज्यों के बीच वो ऐसे हैं। बेलगांव क्षेत्र को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच आज भी विवाद चल रहा है। जो केसरगोड क्षेत्र को लेकर कर्नाटक और केरल के बीच विवाद चल रहा है। चंडीगढ़ और फाजिलिका का जो क्षेत्र है
उसको लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। असम और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद चल रहा है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच भी सीमा विवाद चल रहा है। असम और मेघालय के बीच भी सीमा विवाद चल रहा है। तो ये प्रमुख सीमा विवाद हैं जो विभिन्न राज्यों के बीच चल रहे हैं। यहाँ बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बेलगाम सीमा विवाद किन दो राज्यों के बीच है, केसरगोड सीमा विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो ये प्रमुख सीमा विवाद हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 262 संसद को देता है अधिकार, जबकि अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अधिकार देता है। अनुच्छेद 263 के में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों के बीच आपसी विवाद के समाधान के लिए, व्यापार, वाणिज्य या किसी प्रकार का जो विवाद है राज्यों के बीच, उसके निराकरण के लिए एक परिषद का गठन कर सकता है, जिसका नाम होगा अंतर्राज्यीय परिषद। इस अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 263 में प्रश्न पूछा जाता है, अनुच्छेद 263 क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। इसमें किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में पहली अंतर्राज्यीय जो परिषद का गठन किया गया वो जून 1990 में किया गया। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? एक चीज, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? दो, कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? एक प्रश्न ये भी बनता है यहाँ पर कि कौन से आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का भारत में गठन किया गया? तो दोस्तों, न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 1988 में एक आयोग गठित किया गया था, जिसे सरकारिया आयोग कहते हैं। सरकारिया आयोग ने ये सिफारिश की थी कि केंद्र राज्यों के संबंधों के समाधान के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, कौन से आयोग की सिफारिश से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया? जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है, इस अंतर्राज्यीय परिषद का बार बार पुनर्गठन भी किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ 6 कैबिनेट मंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस प्रकार होता है? एक अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री, 6 कैबिनेट मंत्री तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर जो परिषद बनती है वो अंतर्राज्यीय परिषद होती है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य काम है विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले विवादों की जांच करना तथा समय समय पर केंद्र सरकार को सलाह देना कि विवाद क्यों है, इसके कारण क्या हैं, इसके परिणाम क्या होंगे, इसका समाधान कैसे किया जाता है। इस प्रकार ये तमाम कार्य अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा ही किया जाता है। जांच मुख्य कार्य है, जांच और सलाह देना। इसके साथ साथ भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। उसी समय जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उसी समय भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा गया। मुख्य रूप से भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक परिषद गठित की गई, जिसे क्षेत्रीय परिषद के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 7वें के तहत। इसके तहत भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 5 क्षेत्रों में बांटा गया। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन भी किया गया। 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? केंद्रीय क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। तो ये प्रश्न पूछा था, केंद्रीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? MP, UP, उत्तराखंड और झारखंड।
मुख्यतः ये प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान से संबंधित प्रश्न होता है, परीक्षाएं होती हैं तो ये पूछा जाता है राजस्थान कौन सी क्षेत्रीय परिषद में आता है, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु। और पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और केरल क्षेत्र आते हैं। इसके साथ ही ये जो क्षेत्रीय परिषद होती है, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्र का या संघ सरकार का गृह मंत्री ही क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनका भी पुनर्गठन किया गया, पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1971 में। इस अधिनियम के तहत पूर्वोत्तर में भी एक जिस प्रकार पूरे भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, उसी प्रकार पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ भी एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, जिसे पूर्वोत्तर परिषद के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 1972 में हुआ। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जो परिषद है, इसका अध्यक्ष असम जो राज्य है वहाँ का राज्यपाल जो होता है उसे यहाँ का पदेन अध्यक्ष घोषित किया गया है। पूर्वोत्तर जो क्षेत्रीय परिषद है, इसमें 7 महीने प्लस सिक्किम, अर्थात 7 महीने का मतलब पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वो प्लस सिक्किम, ये 8 जो राज्य हैं वो पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब हुआ? पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ? इसमें कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।